नमस्कार। लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ के अंदर अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, दुर्ग का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, दुर्ग एवं किले के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो पार्ट 1 दिखेगा। वहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 देखें और उसके बाद में पार्ट 2 का आनंद लें और चित्तौड़गढ़ के अंदर घूम करके सेल्फियाँ लेने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज चित्तौड़गढ़ के किले की। पूरा देखेंगे A to Z और वो भी छाया क्षेत्र के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी में देखें तो यह निर्मित 7वीं सदी में हुआ था और इसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और इसकी जो श्रेणी है वो गिरी श्रेणी है, अर्थात पहाड़ी पे बना दुर्ग है। तो सबसे पहले मैं आपको दुर्ग बता देता हूँ चित्तौड़गढ़ का, तो आप और हम मिलके करते हैं चित्तौड़गढ़ का भ्रमण। तो मैं और जूम करके आपको इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे अभी। इस तरीके का ये दुर्ग है। यहाँ पे ये विजय स्तंभ देखने को मिलेगा आपको, कुछ मंदिर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको गोमुख कुंड भी देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार का कुछ दुर्ग है। ठीक है, देख लिया होगा। किसी को भाई सेल्फी लेनी है तो ले लो इसके साथ में, ठीक है ना। बोल देना कि हम नीचे डाल देना हैशटैग ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भ्रमण करते हुए पाए गए, है ना। चलो शुरुआत करते हैं आगे। हाँ, तो ये 7वीं सदी में मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। इम्पोर्टेंट है ये चित्रांग और चित्रांगद। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, चित्रांग और चित्रांगद किसने बताया कि चित्रांग ने करवाया था, किसने कहा ये चित्रांगद ने करवाया था। तो ये अपने आप में थोड़ी उलझन वाली स्थिति पैदा करता है। तो चलिए देखते हैं कि कुमार प्रबंध के अनुसार चित्रांगद ने करवाया था। कुमार प्रबंध जो ग्रंथ है उसके अंदर ये वर्णन मिलता है कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसके अंदर जो वर्णन करवाया था वो इसका जो निर्माण करवाया था वो मिलता है चित्रांगद, यानी ये द इसके साथ में मिलता है। फिर गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा की पुस्तक राजपूताने के प्राचीन इतिहास के अंदर हमारे को नाम मिलता है चित्रांग। ठीक है, और वीर विनोद के अनुसार हमारे को नाम मिलता है चित्रांग। ठीक है, और राघवेंद्र सिंह की पुस्तक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उसके अंदर भी नाम मिलता है चित्रांग। ठीक है, तो ये चित्रांग और चित्रांगद व्यक्ति एक ही है। ये इनका जो क्या बोलते हैं लिखने के अंदर थोड़ी अलग अलग लिखे गए हैं। सिर्फ कुमार प्रबंध का जो ग्रंथ है उसके अंदर नाम देखने को मिलता है चित्रांगद। ठीक है, गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा की पुस्तक के अंदर हमारे को चित्रांग में देखने को मिलता है। वीर विनोद के अंदर भी हमारे को चित्रांग देखने को मिलता है। राघवेंद्र सिंह की पुस्तक के अंदर भी हमारे को चित्रांग देखने को मिलता है। तो चित्रांगद सिर्फ और सिर्फ कुमार प्रबंध के ग्रंथ में मिलता है, जिसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद। अगर आपको ऑप्शन में डिपेंड करता है कि ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है, तो आप इसको विशेष रूप से समझ लें। उसके बाद में पूछें कि ये कौन सी नदी के संगम पर बना है, तो गंभीरी तथा बेड़स नदी के किनारे बना हुआ है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे दिया हुआ है, और पहला ऑप्शन था गंभीर नदी और बेड़च नदी। ठीक है ना, तो ध्यान रखें गंभीर नदी नहीं है, गंभीरी नदी है। गंभीर नदी उधर जयपुर के अंदर चलती है, गंभीर नदी नहीं है, ये गंभीरी नदी है। तो ऑप्शन पे विशेष ध्यान रखें कि विशेष ध्यान क्या रखें, मैंने ही गलत किया था इसलिए भुगत भोगी हूँ मैं इसका। ठीक है ना, गंभीरी नदी और बेड़च नदी के किनारे पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देखें। और इसके उपनाम के अंदर बात करें तो इसको चित्रकूट या सिरमौर दुर्ग कहा जाता है, या फिर राजस्थान का गौरव कहते हैं, दुर्गों का दुर्ग कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी या द्वार कहते हैं, त्याग या बलिदान का प्रतीक है, मूर्तियों का अजायब घर है, और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहलाता है। तो देखिए इतने नाम मिलते हैं इसके। चित्रकूट या सिरमौर दुर्ग है, राजस्थान का गौरव है, राजस्थान के दुर्गों का दुर्ग है, दक्षिणी पूर्वी द्वार कहलाता है, त्याग व बलिदान का प्रतीक कहलाता है,
और मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहलाता है। यहाँ अगर श्रेणी की बात करें तो ये धान्व श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियां हैं इसके अंदर। अबुल फजल ने इसके लिए एक कथन कहा था, गढ़ तो गढ़ैया गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और आधुनिक निर्माता इसको राणा कुंभा का आधुनिक निर्माता है वो राणा कुंभा को माना जाता है। दिल्ली मालवा के मार्ग पर स्थित है ये दुर्ग और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो देखो ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में करवाया था। चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और विशेष रूप से श्रेणी है वो गिरी श्रेणी है। कुमार प्रबंध के अनुसार हमारे को चित्रांगद याद रखना है, बाकी जो भी है हीराशंकर ओझा है, वीर विनोद है, राघवेंद्र सिंह है, और इनके अंदर जो उल्लेख मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ चित्रांग का मिलता है। और नदी की बात करें तो गंभीरी और बेड़च नदी है और उपनाम में चित्रकूट का दुर्ग या फिर राजस्थान का गौरव, दुर्गों का दुर्ग, दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी, त्याग व बलिदान का प्रतीक, मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और अगर श्रेणी के अंदर डीप जाएं तो ये धान्व श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियां इसके अंदर मौजूद हैं। और अबुल फजल ने इसके लिए कथन कहा था, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है। यानी गढ़ के अंदर देखें तो चित्तौड़गढ़ सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। और यह आपको आपकी सेल्फी के साथ में दिख रहा होगा कि कितना शानदार दुर्ग है। और इसका जो आधुनिक निर्माता है वो राणा कुंभा को माना जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि राणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, ये किस ग्रंथ के अंदर या किसके अंदर हमारे को उल्लेख मिलता है। ठीक है, दिल्ली और मालवा के मार्ग पर यह दुर्ग पड़ता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली मालवा मार्ग पर कौन सा दुर्ग स्थित था या स्थित है, तो वो अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है और जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर है। और इसकी आकृति की बात करें तो आकृति व्हेल मछली के समान है। ये एक व्हेल जो मछली होती है उसके समान इसकी आकृति है और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती है। कृषि तो होगी क्योंकि इसकी यानी जो क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा दुर्ग है, 8 किलोमीटर लंबा है तो कुछ तो बड़ा होगा, इसलिए वो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर कृषि होती है। और 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में बताएं कि 21 जून 2013 को राजस्थान के अन्य और कौन कौन से दुर्ग थे जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। किसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर जारी की गई थी। और दुर्ग में प्रतिवर्ष क्षेत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला भरता है। ये जौहर मेला क्या था इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विशेष जानकारी ध्यान में रखें कि इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है। व्हेल मछली के समान है जिसमें कृषि भी होती है और 21 जून को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। वो इस प्रकार का डाक टिकट आपको देखने को मिलेगा। यानी ये विजय स्तंभ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है, इसलिए अपन कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ वो कब हुआ, तो 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। और दुर्ग के अंदर प्रतिवर्ष क्षेत्र कृष्ण एकादशी को क्या बढ़ता है? जौहर मेला बढ़ता है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जौहर मेला कब बढ़ता है और कौन से दुर्ग में बढ़ता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। उसके बाद में देखें दुर्ग के अंदर प्रमुख शाखे हैं वो 3 शाखे हुए हैं। ठीक है ना, और सबसे पहला जो शाखा है वो है 1303 में शाखा हुआ था। कौन सा हुआ? 1303 का शाखा चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा था जिसके अंदर केसरिया रावल रतन सिंह व गोरा बादल ने किया था। और आक्रमण है वो AK अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जौहर है वो रानी पद्मणि के द्वारा किया गया। तो इससे तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि पद्मणि मूवी देखी होगी आपने, तो उसके अंदर आपको ये जानकारी दिखाई गई थी कि केसरिया है वो रावल रतन सिंह ने किया था, गोरा और बादल ने भी साथ में केसरिया किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रानी पद्मनी यहाँ पे जौहर करती है। उसके बाद में विशेष देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग आक्रमण किया तो दुर्ग पे अधिकार हो गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम अर्थात खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। और खिज्र ने ये दुर्ग जालोर के कान्नड़ देव सोनगरा के भाई मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। और अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद गोहिल वंश के हमीर का अधिकार यहाँ पे हो गया था। ठीक है,
और यह राज्य का दूसरा शाखा माना जाता है और प्रथम शाखा है वो रणथंभौर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विशेष जानकारी देखने को मिलेगी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ। ठीक है ना, जिसके अंदर केसरिया रावल रतन सिंह तथा गौरा बादल ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और जौहर करने वाली जो रानी थी उनका नाम पद्मनी था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र के नाम पर यहाँ इसका नाम खिजराबाद रखा और खिज्र ने ये दुर्ग कुछ समय पश्चात जालोर के कन्नड़ दे सोनगरा के भाई मालदेव सोनगरा को दे दिया। ठीक है, और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो गुहिल वंश के शासक हमीर का अधिकार यहाँ पे हो गया था। ठीक है, और दूसरी बात विशेष रूप से ध्यान रखें, यह राज्य का अर्थात राजस्थान के इतिहास का ये दूसरा शाखा माना जाता है और इसका चित्तौड़गढ़ का ये प्रथम शाखा माना जाता है। और राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा है वो हुआ था रणथंभौर के अंदर। कमेंट में बताएं कब हुआ था। ठीक है, तो ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा नया करके दूसरा शाखा है और प्रथम है वो रणथंभौर का। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा है। आगे उसके बाद में बात करें, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा है वो हुआ था 1534 के अंदर। कब हुआ था? 1534 के अंदर। शासक कौन था? महाराणा विक्रमादित्य। और जो केसरिया किया था वो राव बाघ सिंह, जो देवलिया प्रतापगढ़ के निवासी थे और जिनकी छतरी है वो पांडन पोल दरवाजे के पास में बनी हुई है। देखो 1534 में क्या हुआ कि यहाँ के जो शासक थे चित्तौड़गढ़ के, उनका नाम था महाराणा विक्रमादित्य। ठीक है, उनके ऊपर अटैक हुआ। तब चित्तौड़गढ़ में केसरिया करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रावत बाघ सिंह, जो देवलिया प्रतापगढ़ के निवासी थे और पांडनपोल दरवाजे के पास में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और पांडनपोल दरवाजे के पास में इनका चबूतरा बना हुआ है। और जौहर किसने किया था? रानी कर्मावती ने जौहर किया था। और इस युद्ध से पूर्व रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है ना, रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए। और आक्रमण किसने किया था? तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां ने किया था। पूछा जाए कि ये जो 1534 में दूसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का, इसके अंदर शासक कौन था? तो महाराणा विक्रमादित्य शासक थे। और केसरिया किसने किया? रावत बाघ सिंह ने किया, जो कहाँ के निवासी थे? देवलिया प्रतापगढ़ के निवासी थे। और पांडलपोल दरवाजे के पास लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और पांडलपोल दरवाजे के पास में इनका चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, फिर जौहर पूछा जाए तो जौहर रानी कर्मावती ने किया था। और इस युद्ध से पूर्व रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। और आक्रमण जो है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां के द्वारा किया गया। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान रखें। और उसके बाद में तीसरे साके की बात करें, वो हुआ था 1967-68 के अंदर। देखिए क्या कहानी रही है इसकी। 1567 और 68 के अंदर ये साका हुआ था। शासक कौन था? राणा उदय सिंह शासक थे। और केसरिया किसने किया? जयमल मेड़तिया, राव फत्ता और कल्ला राठौड़ के द्वारा केसरिया किया गया था। जौहर फूल कंवर के द्वारा किया गया था। और आक्रमण किया था अकबर ने। और 21 फरवरी 1968 को अकबर का अधिकार हो गया और आसफ खां को दुर्ग की रक्षा का भार दे करके स्वयं अजमेर चला गया। और अकबर ने जयमल फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के प्रवेश द्वार पर लगाई थी। बाद में औरंगजेब ने इसको तुड़वा दी। देखिए तीसरा साका जो है वो हुआ था 1567-68 के अंदर। पहला साका 1301 के अंदर। दूसरा साका है वो हुआ था 1534 के अंदर। और तीसरा साका है वो हुआ था 1567-68 के अंदर। तीसरा साका 1567 और 68 के अंदर हुआ था। यहाँ इस समय शासक जो थे राणा उदय सिंह जी थे। और केसरिया जयमल मेड़तिया, राव पत्ता और कल्लाजी राठौड़ के द्वारा किया गया था। और जौहर फूल कंवर के द्वारा किया गया। ठीक है, और आक्रमण है वो अकबर ने किया था। कब किया? 21 फरवरी 1968 को अधिकार हो गया था आक्रमण के बाद में। फिर अकबर ने यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी आसफ खां को सौंप करके कहाँ चला गया? अजमेर चला गया। ठीक है, और अकबर ने जयमल फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के प्रवेश द्वार पर लगाई, जिसको औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ पे जयमल फत्ता जो थे वो इतने खतरनाक तरीके से वीरता पूर्वक लड़े थे। और अकबर इनसे प्रभावित होकर के क्या करता है, जो आगरा का जो किला है उसके प्रवेश द्वार पर हाथी पर यानी गजारूढ़ यानी हाथी पर
संवार जयमल और पत्ता की मूर्तियां प्रवेश द्वार पर लगाता है, लेकिन बाद में औरंगजेब के द्वारा इसको तुड़वा दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो अकबर था, इन्होंने हाथी पर सवार मूर्तियां कहाँ पर लगाई, तो आगरा के दौर पर लगाई। तो तीनों साके एक बार मैं पुनः रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तेरह सौ तीन में साका हुआ था। केसरिया रावल रतन सिंह के द्वारा किया गया था। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जौहर रानी पद्मनी और खिजर के नाम पर खिजराबाद। फिर खिजर ने जालोर के कान्नाड़ देव सोनगरा के भाई मालदेव को दे दिया। फिर ये जैसे अलाउद्दीन खिलजी टपक गया तो गोइल वंश के अमीर ने अधिकार कर लिया। और ये राजस्थान के इतिहास का दूसरा साका था और राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका रणथंभौर था। ठीक है ना। और उसके बाद में हुआ था 1534 के अंदर, और विक्रमादित्य शासक थे। केसरिया राव बाघ सिंह ने किया, जो देवलिया प्रतापगढ़ के निवासी थे। पांडलपुर के पास में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी कर्मावती ने जौहर किया था ये, और युद्ध में रानी कर्मावती ने इस युद्ध से पहले हुमायूं को राखी भेजी थी। और इसमें आक्रमण है वो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां ने किया था। स्पेशली सेनापति पूछा जाए तो रूमी खां, और आक्रमण पूछा जाए तो बहादुर शाह ने किया था। ठीक है। और 1968 में जो साका हुआ था, सॉरी बार बार 1900 हो रहा है, 1567 और 68 में जो साका हुआ था वो हुआ था राणा उदय सिंह के शासनकाल में। और केसरिया है वो जयमल, मेड़तिया, रावपत्ता और कल्ला राठौड़ ने किया था। और जौहर है वो पुल कंवर के द्वारा किया गया। और 21 फरवरी 1968 को अकबर का यहाँ पे पूर्णतः अधिकार हो गया, और अकबर ने ये दुर्ग आसफ खां को सौंप करके स्वयं अजमेर चला गया। और जयमल पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर के इसने हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के प्रवेश द्वार पर लगाई, जिसको बाद में औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब है चित्तौड़गढ़ के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार के अंदर देखें तो सबसे पहले पांडन पोल है। पांडल पोल अपने आप में क्यों फेमस है भाई, बताओ पांडल पोल क्यों है भाई। पांडल पोल फेमस इसलिए है क्योंकि पांडन पोल के ऊपर किसकी छतरी लगी हुई है भाई, बाघ सिंह की छतरी लगी हुई है। क्यों, कैसे लगी, कमेंट में बताओ। बाघ सिंह की छतरी क्यों लगी भाई यहाँ पे, कौन से साके के अंदर वो साका कब हुआ और किसका आक्रमण था, फटाफट आप अपने दिमाग में सोचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद में देखो भैरोपोल पर कल्ला राठौड़ की छतरी है। ठीक है, जो 4 खंबे की है। और जयमल पत्ता की भी छतरी है जो 6 खंभों की छतरी है। ठीक है ना। भैरोपोल पर कल्ला राठौड़ और जयमल की छतरी है। कल्ला राठौड़ की है वो 4 खंभों की है, और जयमल की है वो 6 खंभों की छतरी है। उसके बाद में हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है। ये इनके प्रमुख प्रवेश द्वार है। दुर्ग का प्राचीन प्रवेश द्वार वो है सूरज पोल है, और दुर्ग की उत्तरी दिशा की खिड़की को लाखेटा की बारी कहते हैं। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि लाखेटा की बारी क्या है। लाखेटा की बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तरी दिशा में जो प्रवेश करने की खिड़की है वो क्या कहलाती है, लाखेटा की बारी कहलाती है। और दुर्ग का प्राचीन प्रवेश द्वार सूरज पोल कहलाता है। और पूर्वी प्रवेश द्वार है वो सूरज पोल है। ठीक है। और उत्तरी द्वार लाखेटा की बारी है, ये हम अपन बात कर चुके। और कुंभा ने इस दुर्ग के अंदर एक रथ मार्ग बनवाया था। और छतरियाँ की बात करें तो जयमल की छतरी है, पत्ता की छतरी है, कल्ला राठौड़ की छतरी है, रैदास की छतरी है, और बाघ सिंह की छतरी है जो पांडन पोल के पास में बनी हुई है। तो जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ की, और साथ में रैदास, और साथ में बाघ सिंह की छतरियाँ यहाँ पे बनी हुई है। बावड़ियों की बात करें तो घी तेल बावड़ी, कौन सी बावड़ी, घी तेल बावड़ी, गौमुख कुंड बावड़ी, हाथी कुंड, सूर्य कुंड, भीमलत कुंड, जयमल पत्ता तालाब, ये यहाँ के प्रमुख बावड़ियाँ हैं। छतरिया में जयमल पत्ता, कल्ला राठौड़, रैदास और बाघ सिंह। और बावड़ियों में बात करें तो घी तेल बावड़ी है, गौमुख कुंड है, हाथी कुंड है, सूर्य कुंड है, जयमल पत्ता तालाब है। ये यहाँ पे जल स्रोत के प्रमुख संसाधन रहे हैं। उसके बाद में मंदिरों के अंदर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो श्रृंगार संवरी मंदिर, सबसे पहले श्रृंगार संवरी मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया, श्रृंगार संवरी मंदिर जिसका निर्माण करवाया था कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका ने करवाया था। ठीक है ना। वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। और कुंभा की पुत्री रमाबाई की यहाँ पे चंवरी उतरी थी, और वर्तमान में ये शांतिनाथ जैन मंदिर कहलाता है। देखो श्रृंगार चंवरी मंदिर क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कुंभा की पुत्री रमाबाई की चंवरी बैठी थी। ठीक है। और कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। और श्रृंगार संवरी मंदिर को ही वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में आता है समदेश्वर मंदिर या फिर मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया, जिसका निर्माण करवाया था मालवा राजा भोज ने करवाया था। और इसका अपने को शासनकाल मिलता है, यानी निर्माण करवाने का जो टाइमिंग है वो है 1011 से
55 के बीच में करवाया था। और ये नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है, और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो समदेश्वर मंदिर या फिर मोकल मंदिर या फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर जो भी है, कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है। निर्माण मालवा राजा ने करवाया, नागर शैली में बना हुआ है, और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में सतबीस देवरी मंदिर, जिसके अंदर 27 छोटी छोटी देवरियाँ बनी हुई है, और ये एक प्रकार का जैन मंदिर है। तो याद रखें, सतबीस देवरी मंदिर जिसके अंदर 27 छोटी छोटी देवरियाँ बनी हुई है, वो भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद में तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था, और तुलजा भवानी जो है वो शिवाजी की कुल देवी है। तो याद रखें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का निर्माण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बनवीर ने करवाया था, और ये शिवाजी की कुल देवी हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद में कुंभ श्याम मंदिर, जिसका निर्माण 8वीं सदी में मानमोरी ने करवाया था, और प्रतिहार कालीन मंदिर माने जाते हैं, क्योंकि मानमोरी उस टाइम प्रतिहार कालीन के थे। और प्रारंभ में ये सूर्य मंदिर था। 12वीं सदी में कालिका माता की मूर्ति स्थापित कर दी, इस कारण इसको कालिका माता मंदिर भी कहा जाता है। तो इसको विशेष ध्यान रखें कि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण 8वीं सदी मानमौर्य ने करवाया। ठीक है ना, मानमोरी मौर्य ने करवाया, और प्रतिहार कालीन है, और प्रारंभ में ये सूर्य मंदिर था, और 12वीं सदी के बाद में इसके अंदर कालिका माता की मूर्ति स्थापित कर देने के कारण इसको कालिका माता मंदिर भी कहा जाता है। और अन्य देखें तो यहाँ पे मीरा मंदिर भी देखने को मिलता है, जो राणा सांगा ने बनवाया था। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर है, फिर कुंकड़ेश्वर महादेव मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर इसी को कहा जाता है जहाँ पे इसकी चंवरी उतरी थी। ठीक है ना, श्रृंगार चंवरी मंदिर को भी शांतिनाथ जैन मंदिर कहा जाता है। और कालिका माता मंदिर है वो कुंभ श्याम मंदिर को कहा जाता है, जहाँ 12वीं सदी के अंदर कालिका माता की मूर्ति स्थापित हुई थी। उसके बाद में आप हवेलियों के बारे में देखें तो यहाँ पे पद्मनी हवेली है, गोरा बादल महल है, जयमलपत्ता की हवेलियाँ हैं, पुरोहित जी की हवेली है, कुंभा महल, नवलखा महल, ठीक है, नवकोठा महल भी यहाँ पे है, फतेह महल जो संग्रहालय के रूप में माना जाता है। फिर भामाशाह की हवेली है, सलूमर की हवेली है, रामपुरा की हवेली है, अड़ा हिंगलू की हवेली है, रतन सिंह महल है, आला काबरा की हवेली है, और राव रणमल की हवेली आपको देखने को मिलती है। तो ये थी प्रमुख जानकारियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और अब अपन थोड़े पिक्चर देखेंगे, उसके बाद में दुर्ग के आगे की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार पुनः आप इसको देख लें, चीज़ को क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ये श्रृंगार चौरी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है। और उसके बाद में सतबीस देवरी मंदिर, जहाँ छोटी छोटी देवरियाँ बनी हुई है। ठीक है। और इसके अंदर क्या जानकारी है, मीराबाई मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेगा राव बाग सिंह की छतरी। ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे राव बाग सिंह की छतरी बनी हुई है इस प्रकार से। ठीक है ना। और ये जयमल फत्ता की छतरियाँ हैं। कौन से प्रवेश द्वार के पास में बनी हुई है? ये तो है भैरव पोल। ये भैरू पोल है, जहाँ पर जयमल और पत्ता और कला राठौर की छतरियाँ बनी हुई है। ठीक है। और ये जो है वो आपका पांडन पोल है। ठीक है ना। कौन सा पोल? पांडन पोल। पांडन पोल, जहाँ किसकी? राव बाग सिंह की छतरी बनी हुई है। ठीक है, राव बाग सिंह की छतरी बनी हुई है। और उसके बाद में आगे आओगे तो आपको ये जो दिखेगा वो दिखेगा घी तेल बावड़ी। कौन सी बावड़ी आपको देखने को मिलेगी? घी तेल बावड़ी देखने को मिलेगी। ये आपकी घी तेल बावड़ी है। ठीक है ना, ये आपकी घी तेल बावड़ी है। घी तेल बावड़ी। ठीक है। और जब आप इस दुर्ग के आगे देखोगे तो आपको ये देखने एक प्रकार से इस प्रकार का कुंड देखने को मिलेगा। ये आपका गौमुख कुंड है। ठीक है। और फिर गौमुख कुंड के बाद में यहाँ पे आपको एक हाथी कुंड देखने को मिलेगा। ठीक है। हाथी कुंड के बाद में आपको यहाँ पे सूर्य कुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, सूर्य कुंड देखने को मिलेगा। सूर्य कुंड के बाद में यहाँ पे आपको भीमलत कुंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से भीमलत कुंड भी देखने को मिलेगा। भीमलत कुंड के बाद में ये जयमल पत्ता तालाब है। जयमल पत्ता तालाब।
ठीक है ना, जयमल पत्ता तालाब देखने को मिलेगा। तो ये एक बार मैं पुनः इसको साफ करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। देखो, ये जो है वो पांडन पोल है, जहाँ राव बाघ सिंह की छतरी है, जो चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो 1534 के अंदर हुआ था। और यहाँ पे राव बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। और कौन सा प्रवेश द्वार है, तो पांडन पोल है, ठीक है ना। और यह इनकी छतरी का विस्तृत पिक्चर है, ठीक है। और ये जो है वो आपका है जो प्रवेश द्वार, क्या कहते हैं उसको, भैरव पोल, जहाँ पे कल्ला राठौड़ और जयमल की छतरियाँ बनी हुई है, ठीक है ना। कल्ला राठौड़ और जयमल की छतरी बनी हुई है। कल्ला राठौड़ की है वो 4 खंबे की है, जयमल की है वो 6 खंबे की है। और यहाँ पे आगे आप जाएंगे तो घी तेल बावड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है ना, घी तेल बावड़ी। फिर घी तेल बावड़ी के बाद में आपके यहाँ पे जो देखने को जो मिलेगा, घी तेल बावड़ी के बाद में आपको वो गौमुख कुंड, ठीक है, ये आपका गौमुख कुंड। फिर हाथी कुंड, हाथी कुंड के बाद में भीमलत कुंड, भीमलत कुंड के बाद में ये भीमलत कुंड, फिर ये जयमल पत्ता तालाब, ठीक है। उसके बाद में मंदिरों की बात करें तो ये जो मंदिर है वो श्रृंगार स्मरी मंदिर है, ठीक है। श्रृंगार स्मरी मंदिर है, जिसका निर्माण वेलका ने करवाया था। किसने करवाया था, वेलका ने करवाया था। यहाँ पे कुंभा की पुत्री रमाबाई की संवरी भी उतरी थी। कौन सी, रमाबाई, ठीक है ना, रमाबाई की संवरी भी उतरी थी, ठीक है, रमाबाई की संवरी भी यहाँ पे उतरी थी, ठीक है। और उसके बाद में आगे बात करें तो ये है समदेश्वर मंदिर, या फिर मोकल मंदिर कहते हैं इनको, ये मोकल मंदिर है, ठीक है। और मोकल मंदिर जिनका निर्माण किसने करवाया था, मालव राजा भोज ने करवाया था, ठीक है। पुनः निर्माण मोकल ने करवाया था, इसलिए इन्हें मोकल मंदिर कहा जाता है। इसके बाद में सतबीस देवरी मंदिर, ठीक है ना, सतबीस देवरी मंदिर, जिसके अंदर 27 छोटी छोटी देवरियां हैं, ठीक है, ये सतबीस देवरी मंदिर है। उसके बाद में तुलजा भवानी मंदिर है, ये जो शिवाजी की कुल देवी थे, यानी शिवाजी की कुल देवी, शिवाजी की कुल देवी। और इसका निर्माण जो है वो बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुंभ श्याम मंदिर, ये कुंभ श्याम मंदिर है, ठीक है। और इनका निर्माण 8वीं सदी के अंदर मान मौर्य ने करवाया था। प्रतिहार कालीन मंदिर है और सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। बाद में इसका कालिका माता मूर्ति स्थापित कर दी गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मीरा मंदिर है, ठीक है ना। मीरा मंदिर के बाद में यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर भी है, ठीक है ना, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। और नीलकंठ महादेव मंदिर के बाद में यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पद्मनी महल देखने को मिलेगा। यह नीलकंठ महादेव है। नीलकंठ महादेव के बाद में ये आपको पद्मनी हवेली कहें या पद्मनी महल कहें देखने को मिलेगा। फिर ये गोरा और बादल के महल है, ठीक है, गोरा और बादल के महल है। उसके बाद में ये जयमल पत्ता की हवेलियां हैं, जयमल और पत्ता की हवेलियां हैं। जयमल पत्ता की हवेलियां के बाद में ये जो हवेलियां दिख रही है पुरोहित जी की हवेली है। फिर ये कुंभा का नवलखा महल है, ठीक है। यहाँ पर ये भामाशा की हवेली बनी हुई है। भामाशा की हवेली के बाद में आपको यहाँ पे आगे देखेंगे तो आप राव रणमल की हवेलियाँ भी देखेंगे। तो ये इस प्रकार के कुछ स्थापत्य कला आपको देखने को मिलेगी। तो आप, मैंने ये पिक्चर इसलिए डाले क्योंकि आप इनका अंदाज़ा लगा करके याद रखें कि ये कौन कौन से पिक्चर है। तो राव रणमल की हवेलियाँ हैं, आला काबरा की हवेलियाँ हैं, ठीक है ना, सलूम्बर की हवेलियाँ हैं, ये सारी हवेलियाँ हैं। और आगे दुर्ग के ऊपर अधिकार क्या थे और आगे की जानकारी है वो अपन देखेंगे पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। इसको देखें, आनंद लें, पढ़ें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।